तो 35 के भी जो बीच में ऑप्शंस जो दिए हैं कंपाउंड वो नहीं है यहाँ पे, तो बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो आपको दिया हुआ है ये कंपाउंड, यहाँ Cl लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर वही Cl लगा हुआ है और साथ में OCH3 है, ठीक है। उसके बाद आपका ये नॉर्मल क्लोरीन लगा है, ठीक है। उसके बाद एक ये कंपाउंड दिया हुआ है, हाँ भाई। तो इसमें बोला गया है कि AgNO3 के साथ इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। एक्चुअली AgNO3 में जो Ag+ आयन है वो यहाँ से Cl- को लेगा और Cl- हटने की वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और जो प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा उसी के करस्पॉन्डिंग रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से जब Cl हटाया जाएगा, यहाँ से जब Cl हटाया जाएगा तो इस पे आने वाला जो प्लस चार्ज है वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। और इस एरोमेटिक कार्बोकेटाइन से भी ये वाला जो कार्बोकेटाइन होगा ये और ज़्यादा स्टेबल होगा OCH3 ग्रुप की वजह से, ठीक है। OCH3 के +R इफेक्ट की वजह से इसको एरोमेटिक नेचर के साथ साथ OCH3 का जो है +R इफेक्ट भी मिल रहा है, जिसकी वजह से इसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये जो कार्बोकेटाइन है ये नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, ठीक है। और इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बनेगा, जो इन सब में सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, ठीक है। तो इसलिए जो ओवरऑल रिएक्टिविटी होगी वो सेकंड वाले की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें एरोमेटिक के साथ साथ OCH3 का +R इफेक्ट भी है, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट वाला होगा क्योंकि ये एरोमेटिक है, फिर थर्ड वाला होगा जो नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन देगा, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो होगा वो आपका फोर्थ वाला होगा जो एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन देगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देख लो। क्वेश्चन नंबर 36 का जो रिएजेंट है वो भी बीच से गायब ही है, ठीक है। तो रिएजेंट बना दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एनिलीन दिया हुआ है, रिएजेंट क्या बना दे रहा हूँ, रिएजेंट आपके पास है, पेपर है आपके पास, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको ट्रीट किया गया है CH3CO होल डिवाइस O से, एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया गया है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करने का जो इसका मकसद होता है वो होता है असाइलेशन ऑफ अमाइन, और असाइलेशन ऑफ अमाइन हम लोग करवाते हैं कुछ खास पर्पज से भी करवाते हैं जब हमें NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे असाइलेशन ऑफ अमाइन होगा, और असाइलेशन ऑफ अमाइन होने की वजह से आपका ये जो प्रोडक्ट बनेगा, पहला प्रोडक्ट, ठीक है, वो बनेगा यहाँ पे NHC+O और ये CH3 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसमें असाइलेशन ऑफ अमाइन हो गया। इसके बाद इसमें करवाया गया है ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो जब आप इसका ब्रोमिनेशन करवाने जाओगे तो ब्रोमिनेशन करवाने से क्या होगा कि यहाँ पे वैसे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है, लेकिन ये खुद एक बल्कि ग्रुप है, इसलिए जो ब्रोमिनेशन होगा वो मेनली जो है वो पैरा पोजीशन पे होगा। और इसके पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। हाँ भाई, उसके बाद इसकी करवाई गई है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाने जाओगे तो हाइड्रोलिसिस करवाने से ये जो आपका असाइलेशन ऑफ अमाइन वाला जो स्टेप था, ठीक है, ये वापस NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका एक पोजीशन पे NH2 रहेगा और उसके पैरा पोजीशन पे जो है ब्रोमीन लग जाएगा। ये आपका P वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपका P वाला प्रोडक्ट है। अब P वाले प्रोडक्ट के बाद इसमें डाईएजोटाइजेशन करवाया गया है, ठीक है। तो जब आप इसका डाईएजोटाइजेशन करवाओगे, ठीक है, तो यहाँ डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ Br रहेगा आपका, और यहाँ डाईएजोनियम बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और इस डाईएजोनियम को जब आप लोग ट्रीट करोगे C2H5OH के साथ, ठीक है, तो जो ये डाईएजोनियम होता है, इस डाईएजोनियम में जब इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट किया जाता है या H3PO2 के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये डाईएजोनियम को बेंजीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो आपका बेंजीन हो जाएगा जो डाईएजोनियम के करस्पॉन्डिंग बनेगा,
ठीक है। तो ये तो बेंजीन में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये जो आपका इथाइल एल्कोहल है ये इसका रिडक्शन हुआ है, तो इथाइल एल्कोहल का एक्चुअली यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। एनसीईआरटी में इसका प्रोडक्ट दिया भी हुआ है रिएक्शन के बीच में, ठीक है। तो ये CH3CHO बनेगा, ठीक है। तो एल्डी डाइओजेनियम रिड्यूस हो जाएगा बेंजीन में, और इधर आपका जो एल्कोहल है C2H5OH ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में CH3CHO में, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो आंसर बनेगा वो आप देख लो, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा आपका C ऑप्शन, ठीक है। हालांकि यहाँ अच्छा यहाँ लगा भी था, C ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो 37th है इसमें भी कई सारे डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने क्लास में जिन जिन बैचेज में पढ़ाया था, मैंने एक चीज़ बोली थी कि इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो आप बनाते हो क्लॉकवाइज नंबरिंग के करस्पॉन्डिंग 6 मेंबर की यहाँ पे रिंग बनेगी, ठीक है। तो वो जो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, और जब भी आपका डी फॉर्म होता है, ठीक है, तो डी फॉर्म के साइक्लिक स्ट्रक्चर की शुरुआत जो होती है इस पोजीशन से, वो CH2OH और H से करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो भी ग्रुप आपके लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो जो भी ग्रुप आपके लेफ्ट साइड है उनका OH जो है वो, या जो भी लेफ्ट साइड है उनको ऊपर की तरफ दिखाना है, और जो राइट साइड ग्रुप रहेंगे उनको नीचे की तरफ दिखाना है, ठीक है। तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। ये आपका 5 नंबर वाला कार्बन है, तो फिर 4 नंबर वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 नंबर वाले कार्बन का जो आपका OH होगा, 4 नंबर वाले कार्बन का OH वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। फिर 3 नंबर वाले कार्बन का जो OH होगा, ये गलत बोल नहीं है, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर 3 नंबर वाले कार्बन का जो OH होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। फिर 2 नंबर वाले कार्बन का जो OH होगा वो भी ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और ये जो इसका जो OH होगा वो डिपेंड करेगा कि आप अल्फा फॉर्म ड्रॉ कर रहे हो या बीटा फॉर्म ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट ये जो इतना पोर्शन है इसका, ये इतना पोर्शन फिक्स है, ठीक है। और आप लोगों के पास पेपर अगर हाथ में है तो आप देख लो कि ये वाला जो पोर्शन है वो केवल और केवल कौन से ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन, ये देखो OH नीचे रखने वाला, 2 OH ऊपर रखने वाला, ठीक है, CH2OH ऊपर रखने वाला, ये केवल B ऑप्शन में है, ठीक है। B ऑप्शन के अलावा बाकी ये जो इतना पोर्शन है वो किसी और के साथ मैच हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग आंसर होगा वो B आंसर होगा, ठीक है, सेकेंड आंसर होगा मतलब। हाँ भाई, उसके बाद बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो जब तुम लोगों को तीनों के तीनों क्वांटम नंबर दे दिए गए हैं, N भी दे दिया, L भी दे दिया, M भी दे दिया, तो 3 क्वांटम नंबर का यूज हम किस लिए करते हैं? एक सिंगल ऑर्बिटल जो होता है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, एटम में उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए करते ही हैं, ठीक है। तो जब आपको N भी दे दिया गया है, L भी दे दिया गया है, M भी दे दिया गया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल वो 1 है। आपने पूरी तरीके से एक सिंगल ऑर्बिटल को डिफाइन कर दिया है कि आप लोग जो है थर्ड सेल के D सब सेल के m बराबर 0 वाले ऑर्बिटल को डील कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, हाँ भाई, तो 39 क्वेश्चन में एक तरफ तो आपको टोटल प्रेशर दिया रखा है पूरे मिक्सचर का, यानी हाइड्रोजन का प्रेशर प्लस ऑक्सीजन का प्रेशर, जो कि क्लियरली 5 atm दे रखा है। और इस 5 atm में जो ऑक्सीजन पार्ट का जो प्रेशर है, ऑक्सीजन वाले पार्ट का, ठीक है, ये प्रेशर आपका दिया हुआ है 4 atm। तो ऑब्वियसली हीलियम का जो, हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर होगा वो होगा 1 atm, ठीक है। अच्छा, प्रेशर जो होता है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर आपके पास हाइड्रोजन का 1 ग्राम है तो हाइड्रोजन के मोल आपके पास कितने हुए? हाइड्रोजन के मोल हुए आपके पास 0.5 मोल, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन का प्रेशर 4 गुना है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन के जो मोल होने चाहिए वो भी 4 गुना होने चाहिए, और 4 गुना मोल होने का मतलब सीधा सीधा आपका आंसर 2 मोल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। अच्छा, 40 नंबर क्वेश्चन में भी लग रहा है कुछ चीज़ें इधर उधर हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ सब दिया हुआ है, आपको
एंथैल्पी चेंज भी दिया हुआ है और आपको एंट्रोपी चेंज भी दिया हुआ है। और क्लास में कवर करवाया हुआ टॉपिक है कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू होती है, ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न डिवाइडेड बाई एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न के बराबर होती है, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें दी हुई है, बस ये यूनिट का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये किलो जूल के हिसाब से है, ठीक है। तो किलो जूल के हिसाब से है तो ये 3050 और इसको आप डिवाइड करोगे 2.88 से, ठीक है। और इस नंबर से डिवाइड करने के करस्पॉन्डिंग जो आंसर आपका आएगा वो आप देख ही सकते हो, ये 3 होता तो लगभग 1000 के आसपास आता, तो ये 1000 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। तो 41 में आपको पहली बात तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2 गैस की दी हुई है फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स, और इसी तरीके से नाइट्रोजन गैस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है फ्रॉम नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। और एक तरफ आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आपको बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जो हाइड्रोजन के थ्रू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है -436, ठीक है। इसका क्लियर कट मतलब क्या हुआ कि 2H कन्वर्ट हो रहा है H2 में, ठीक है। इसकी एंथैल्पी चेंज आपको दी हुई है, तो इनडायरेक्टली जो HH की बॉन्ड एनर्जी बन रही है आपके पास वो डाटा आपको दे रखा है, और ये बॉन्ड एनर्जी डाटा हो गया 436, ठीक है। उसी तरीके से बॉन्ड एनर्जी जो बनेगी यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की, क्योंकि जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के कम्बिनेशन से N2 बनेगा तो वहाँ पे नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन क्रिएट होगा, और इसकी बॉन्ड एनर्जी इनडायरेक्टली आपको दे रखी है 712 के बराबर, ठीक है। तो ये 2 बॉन्ड एनर्जी आपको दे रखी है और अमोनिया का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिएक्शन, ठीक है, N2 + 3H2 गिविंग 2NH3 अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको पता है कि 1 मोल के लिए होती है, यानी इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा 2 मोल, मैंने क्योंकि बैलेंसिंग में यूज़ किया है तो इसका 2 टाइम्स होगा, 46 × 2 के बराबर होगा, ठीक है। मैं फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाह रहा था तो मैंने डबल करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये 46 × 2 इसका एंथैल्पी ऑफ इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है, और बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में जो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होता है वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N यूज़ करोगे, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH यूज़ करोगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें से माइनस करोगे आप लोग 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड, ठीक है। तो NH बॉन्ड का 3 टाइम्स करते हुए इस बॉन्ड एनर्जी को इन दोनों वैल्यू में से माइनस करोगे, और इसके करस्पॉन्डिंगली आपका ये दोनों वैल्यू दी हुई है आपको, बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपको निकालना है, तो आप इसको सॉल्व करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में भी कुछ चीज़ें मिसिंग ही है यहाँ पे, ठीक है। अब है तो चलो कोई बात नहीं है, इसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके पास इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आप x बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x बोला हुआ है, तो पहली बात तो क्योंकि यहाँ पे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स का कोफिशिएंट है दोनों तरफ वो बराबर नंबर में है, ठीक है। यहाँ 2 है और यहाँ H2 + I2 का कम्बिनेशन जोड़ोगे तब भी आपका 2 है। तो ऐसे केस में आप चाहे Kp यूज़ कर रहे हो, चाहे Kc यूज़ कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्टली मोल ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उन सब से इस वैल्यू पे या इसके K इक्विलिब्रियम पे अलग अलग रिजल्ट नहीं आएगा, सबका रिजल्ट सेम आएगा, एक जैसा आएगा, क्योंकि दोनों तरफ का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कि मेरे पास पहले मान लो 1 मोल था, ठीक है, अब इस 1 मोल के करस्पॉन्डिंगली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो 1 में से x जाएगा तो यहाँ x/2 मोल होगा, यहाँ भी x/2 मोल होगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ कोफिशिएंट सेम नहीं होता तो प्रेशर या कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग चीज़ों को लिखना पड़ता। तो अभी 1 - x हुआ, ये x/2 होगा, ये x/2 होगा, इसको आप Kp के एक्सप्रेशन में पुट करो, ठीक है, या इसने Kp ही बोला है तो Kp समझ के पुट कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इस केस में Kp Kc सब सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x/2 × x/2 अपॉन में
1 माइनस एक्स का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और इस वैल्यू को जब आप लोग थोड़ा एडजस्ट करोगे तो x अपॉन में 2 1 माइनस एक्स, ये जो है इधर आप स्क्वायर रूट ले पाओगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ले पाओगे तो ये रूट के पी के बराबर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से जब आप x के लिए सॉल्व करोगे तो x के लिए सॉल्व करने पे ये वैल्यू फोर्थ ऑप्शन को मैच करेगी, ठीक है, जो कि आपका आ जाएगा रूट ऑफ के पी अपॉन में 0.5, ठीक है, 0.5 प्लस रूट ऑफ के पी। कुछ नहीं, यहाँ से x की वैल्यू को आपको रूट ऑफ के पी के टर्म्स में एडजस्ट करना है, तो x को एक तरफ करते हुए जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये फोर्थ ऑप्शन को मैच कर जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 42 के बाद आगे देखते हैं। हाँ भाई, तो जहाँ तक बात है क्वेश्चन नंबर 43 की, तो यहाँ पे द सोलिबिलिटी ऑफ Ml2 फॉर्मूला वेट जिसका 60 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, ठीक है, और बता रखा है इसकी सोलिबिलिटी 2.4 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर 100 ml है, ठीक है। तो पहली बात, अगर ये 100 ml की बजाय 1000 ml दिया होता तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 1000 ml के हिसाब से ये इसका जो अमाउंट डिजोल्व हो रहा है वो भी 10⁻⁻5 की बजाय 10⁻⁴ के ऑर्डर में आ गया होता, ठीक है। और अब इसकी जो मोलर सोलिबिलिटी बनती, ठीक है, उस मोलर सोलिबिलिटी की वैल्यू आपकी हो जाती है 2.4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। और इसको अगर आप चाहो तो 240 बदलते हुए 60 से डिवाइड करते हुए ये आपका बन जाता 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये इसकी मोलर सोलिबिलिटी है। और अगर ये मोलर सोलिबिलिटी है तो इसका जो KSP बनेगा, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो Ml2 टाइप है, तो इसका KSP बनेगा 4s³ और 4s³ बनने की वजह से इसका हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और ये वैल्यू कुछ 256 इंटू 10⁻⁻24 आ रही होगी, ठीक है, जिसको थोड़ा कन्वर्ट करके लिखोगे तो 2.56 इंटू 18 आ रही होगी। यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही होगी ये -18 आ रही होगी, ठीक है। और इसको थोड़ा चेंज करके लिखोगे तो 2.56 इंटू 10⁻⁻16 हो जाएगा ये, ठीक है, 2.56 इंटू 10⁻⁻16 हो जाएगा, ठीक है, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है वो आप देख लो, ठीक है, कहाँ गया ये 2.6, ये फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 को देख लो यहाँ पे। हाँ भाई, तो पहली बात इसमें ये बोला गया कि जब हम लोग टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा रहे हैं तो इसका जो E0 सेल है वो 0.48 हो जा रहा है, ठीक है। और ये आपको डायरेक्ट 2 रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि ऑब्वियस बात है 298 केल्विन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग दिए हुए हैं, ठीक है। कॉपर 2+ कॉपर वाला दिया हुआ है और एक तरफ आपका Ag+ से Ag वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका पहली बात तो 298 केल्विन टेम्परेचर पे जो E0 सेल बनता वो आपको खुद निकाल सकते थे वो आप लोग, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती कैथोड माइनस एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर, ठीक है। तो 0.80 कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल -0.34 और ये जो डिफरेंस आ जाएगा ये 0.46 आएगा, ठीक है। लेकिन 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देने से ये जो वैल्यू है ये 0.48 के बराबर हो जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा T अगर 10 है, ठीक है, तो आपका डेल्टा E जो है, ठीक है, ये आपका 0.02 के बराबर है, ठीक है। और आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम पे एक फॉर्मूला करवाया हुआ है कि जो डेल्टा S होता है, डेल्टा S की वैल्यू होती है NF डेल्टा E सेल अपॉन में डेल्टा T, ठीक है। तो NF डेल्टा E सेल बाई डेल्टा T आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी वैल्यू आपको दी हुई है। इस बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, साथ में 96500 आ जाएगा और साथ में यहाँ पे
0.02 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना तो फाइनली आपका जो आंसर है वो 386 या इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी कई चीज़ें जो है वो लिखने में गायब है। ठीक है, तो अब आप देख लो क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ए गैसियस से 2B गैसियस प्लस C गैसियस प्रोडक्ट में बन रहा है और आपको -DOPA/dt दिया हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है, इसको देने का इनडायरेक्ट मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है और बता रखा है कि 10 मिनट बाद जो टोटल प्रेशर है वो 220 है और कंप्लीट डिकम्पोजिशन के बाद जो प्रेशर है वो 300 है। तो क्लास में तुम्हें बताया हुआ है कि इनफाइनाइट टाइम बाद जो प्रेशर वगैरह की रीडिंग क्वेश्चन में दे रखी होती है वो इनडायरेक्टली इनिशियल वैल्यू को रिलेट करने के लिए दी हुई होती है। ठीक है, तो आप इसको इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए गैसियस, सारे गैसियस है तो मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपका 2B गैसियस हो जाएगा प्लस C गैसियस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, अगर इनिशियल प्रेशर P माना जाए तो इनफाइनाइट टाइम बाद इसका प्रेशर 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी रिएक्शन कंप्लीट होने पे इसका प्रेशर 0 हो जाएगा, इसका 2P हो जाएगा, इसका P हो जाएगा, मतलब टोटल प्रेशर 3P हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में 300 दिया हुआ है। ठीक है, और 300 टोटल प्रेशर दिया होने की वजह से आप कह सकते हो कि इनिशियल प्रेशर जो है वो 100 है। तो यहाँ पे आप P के नाम पे कह सकते हो कि 100 इनिशियल प्रेशर है आपका। ठीक है, अच्छा अगर 100 इनिशियल प्रेशर है तो उसमें बोला गया है कि 10 मिनट बाद टोटल प्रेशर 220 है। तो आप लोग एक काम करो, इस 100 में से 10 मिनट बाद ये मान लो कि 100 में से कुछ जा चुका है, पूरा नहीं गया है। ठीक है, तो 100 में से कुछ जा चुका है तो 100 में से आप x घटा दे रहे हो, x घटाने की वजह से ये 2x बनेगा और ये x बनेगा। ठीक है, और इस टोटल प्रेशर को अगर जोड़ा जाए तो ये 100 प्लस 2x बनेगा और 100 प्लस 2x की जो वैल्यू बन रही है आपके पास वो क्वेश्चन में दे रखी है 220 के बराबर। ठीक है, अच्छा 220 के बराबर दे रखी है तो यहाँ से क्लियरली आपका जो x आ रहा है वो 60 के बराबर आ रहा है। ठीक है, और आपसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो 2.303/t और t आप 10 मिनट यूज़ करो और ऑप्शन भी मिनट इनवर्स में ही दिया हुआ है, अच्छी बात है। ठीक है, तो 2.303/10 और यहाँ पे लॉग के अंदर इनिशियल प्रेशर ऑफ A अपॉन में फाइनल प्रेशर ऑफ A यूज़ करना है। तो इनिशियल प्रेशर 100 है और फाइनल प्रेशर अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू 60 जरूर आई है, लेकिन आपका 100 माइनस x यानी जो A का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर 10 मिनट बाद वो 40 है। तो यहाँ 100 डिवाइडेड बाई 40 की फॉर्म में इसको सॉल्व कर लोगे, बाकी जो भी रिजल्ट आएगा वो अपना चेक कर लेना।